प्रयोगशाला परिचारक की परीक्षा के दृष्टिकोण से एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके विज्ञान के अंतर्गत आएगा, ठीक ना, जीव विज्ञान के अंतर्गत आएगा, वो है पोषण। किस प्रकार से होता है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, इसके बारे में पढ़ा जाता है। इसके आईएमपी एमसीक्यूज़ मैं आज कराने जा रहा हूँ, तो तैयार हो जाइएगा। मेरा नाम संदीप नागवंशी, आप सबका एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस महत्वपूर्ण सेशन में जो आपके तैयारी के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे हम लोग समझ सकते हैं। मैं थोड़ा समझाने की भी कोशिश करूँगा, ये मेरा वादा है। अगर पूरा देखते हो तो आप सेकंड पार्ट की ज़रूर मांग करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके पास, है ना, इसको एक बार देख लो। हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। पहला आपके पास क्वेश्चन है, निम्न में से माइक्रो न्यूट्रिएंट की पहचान करें। कार्बोहाइड्रेट है, वसा, प्रोटीन, विटामिन। इसका मैं सही आंसर पहले दे देता हूँ। विटामिन है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। हम लोग पोषण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें पोषक तत्व अहम भूमिका है भाई इसका। मतलब जितने भी भोज्य पदार्थ है, आपके खाने वाली चीज़ है, वो पोषक तत्व है, जिसकी कमी से आपको बीमारी हो जाती है, ठीक। तो इसको दो भाग में बांटा जाता है, याद रखना। एक है आपका मैक्रो और एक है आपका माइक्रो। मैं न्यूट्रिएंट की बात कर रहा हूँ, मैक्रो माइक्रो में। मतलब जिसको कम खाना है आपको उसको माइक्रो बोलेंगे, जैसे कि विटामिन है, जैसे कि खनिज है, याद रखना। और जिसको ज़्यादा खाना है, आपको ज़्यादा मात्रा में खाना है, जैसे कार्ब्स हो गया, मतलब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है आपके। उसके बाद देखेंगे फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, इस चीज़ को ज़्यादा खाना होता है। तो यहीं से एक क्वेश्चन मैंने बनाया था, निम्न में से माइक्रो न्यूट्रिएंट की पहचान करें। तो उपयुक्त आपको याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इसको क्या बोलेंगे, मैक्रो। मैक्रो बोल रहा हूँ मैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। और वहीं पे विटामिन, खनिज की बात आ जाए तो उसे हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहेंगे, ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। हालांकि क्लास रहने से बहुत अच्छे से और आपको डिटेल में चित्र वित्र दिखा के मैं समझाता, ठीक। यहाँ पे देखेंगे एमसीक्यू सेशन है। अब बताओ कार्बोहाइड्रेट बना किसका होता है भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले तो आपको, है ना, कार्बन दिख रहा है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ो। उसके बाद हाइड्रेट, आपको जल की फील नहीं आ रही है क्या, जल की फील H2O। तो इसका रेशियो आपको हमेशा याद रखना है, जैसे कि 1 रेशियो में, ये 2 रेशियो में, 1 रेशियो में। तो इसका रेशियो भी आपको पूछा जाता है। तो दो चीज़ निकल के आ गया। एक किससे बना होता है, सबसे पहले तो भैया कार्बन से बना होता है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, 3 चीज़ से बना है कार्बोहाइड्रेट। आपको ऊर्जा देता है ये, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या है, 1:1। क्या, फिर से याद रखना, 1:2:1 के अनुपात में ये होता है। तो यहीं पर मैं आपको बोलूँ C6, थोड़ा सा टाइम देना आपको, ये आपके काम के लिए है भाई, है ना। C6H12O6 एक किसका होता है भाई, आपने बहुत पढ़ा होगा, बहुत पूछा जाता है। बोलेंगे सर ये ग्लूकोज का है, ग्लूकोज का है। तो ग्लूकोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट। तो ये फार्मूला में जो भी पुट हो, अरे इसको काट के देखो ना, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, ये रेशियो मारा, तो इस रेशियो में होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका सही आंसर पहला हो जाएगा। मैं नेक्स्ट चलूँ जी, बिल्कुल। यहाँ पे एक बार देखने की कोशिश करना। तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई होती है। हम लोग कार्बोहाइड्रेट को तोड़ें तो सबसे छोटा चीज़ किस में टूटेगा, वो बताओ, ग्लूकोज में, ठीक है। तो आपको तुड़ाए दिया जाता है ना, आप जब आप ग्लूकोज आपको बॉटल चढ़ाया जाता है, एनर्जी के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखना, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई होती है। इसे ऊर्जा का ईंधन कहा जाता है भाई। आपको ऊर्जा मिलती है इससे क्या मिलती है, आपको ऊर्जा मिलती है। और आपको पता है 1 ग्राम में कितना होता है, कितना होता है, कमेंट करना, ठीक है। चलो बता देता हूँ, 4 किलो कैलोरी, ठीक है। इसका सामान्य नाम शर्करा है, इसको शर्करा कहते हैं। सामान्य नाम इसका क्या है, शर्करा ही है। बताओ ना, जो कोई शुगर पेशेंट हो उसको, है ना, चावल खाने से मना होता है, क्यों होता है, शर्करा होती है। यह एक माइक्रो न्यूट्रिएंट, अभी मैंने आपको बताया, चिल्ला के तो नहीं बोलने आ रहा था, चिल्ला के बताया। तो याद रखना, यह एक माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐसे लिखा है। क्या ये कथन गलत है, हाँ जी बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि कार्ब्स हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब चीज़ क्या होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, ज़्यादा मात्रा में हम लोग खाते हैं। तो ये माइक्रो तो हो नहीं सकता है, सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट में चलो, तो याद रखना, कार्बन जो आपको कार्बोहाइड्रेट के लिए फिर बताता हूँ, कॉमन शर्करा होता है, उससे आपको एनर्जी मिलती है। तो बोलेंगे सर वसा से भी मिलती है, बताऊँगा आगे, है ना, कैसे कैसे होता है, सब मैं अब आगे बताऊँगा। प्रकृति ने या फिर प्रकृति में करना सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला मोनोसेक्राइड क्या होता है। इस क्वेश्चन से पहले मैं ना आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अब कार्बोहाइड्रेट को हम लोग बांटेंगे, बड़े ध्यान से पढ़ना, डरना भी, हालांकि आप तो साइंस वाले होंगे, क्या डरोगे भाई, है ना। तो मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ये 3 भाग में इसको हम लोग बांटते हैं। मतलब 3 प्रकार से देखते हैं, इसके प्रकार होते हैं।
मोनोसेक्राइड वो होता है जो कि एक शुगर से बना होता है। मैंने लिख दिया है क्योंकि इसको आपको पीडीएफ देना होगा, है ना। मैं इसको पढ़ा सकता था, मैंने कहा कि लिख के देता हूँ, पीडीएफ देना, है ना, देने बन जाएगा। मैं खुद ही साइंस वाला हूँ, याद रखना। तो आप चिंतित ना रहें, अच्छे से बताऊँगा। एक शुगर से मिलकर जो बना होता है उसको मोनो बोलते हैं, नाम में ही काम छुपा है। लेकिन ओलिगो ये 2 प्लस होता है, 2 से प्लस, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं। तो 2 से 10 शुगर इससे बना होता है, इससे मिलके बना होगा, उसको हम लोग ओलिगो बोलते हैं। क्वेश्चन ऐसे नहीं आता है, याद रखने, इसको मैं एक बार बता रहा हूँ। पॉली जो है 11 प्लस और अनंत तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाएगा, उसको हम पॉलीसेक्राइड। लेकिन क्वेश्चन आता है भैया यहाँ से, अब इसको आपको याद करना ही होगा। कौन कौन से हैं आप एक बार देखेंगे। मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल ग्लूकोज आपको याद रखना है, फ्रक्टोज आपको याद रखना है, गैलेक्टोज आपको याद रखना है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। फिर कह रहा हूँ, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज। ग्लूकोज को मैंने क्या कहा था, कार्बोहाइड्रेट की सबसे, है ना, छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक, ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कौन सा है भैया, ग्लूकोज। सही बात है, एकदम परफेक्ट। तो याद रखना, ये तीनों के जो फार्मूला होगा, यही मैं एक बार बता देता हूँ, ये तीनों के सेम होते हैं, इसके स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, फार्मूला सेम होता है। वो क्या है, अभी भी मैंने बताया था, C6H12O6। भूलोगे नहीं, भूलोगे। फ्रक्टोज भूलोगे नहीं, भूलोगे। गैलेक्टोज भूलोगे। अरे इसको, ये जो हम लोग फार्मूला बोल रहे हैं ना, ये वहाँ प्रूफ भी होनी चाहिए, जो कि 1:2:1 है ना, कार्बोहाइड्रेट वाला। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, C3H5O3 क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? बताएंगे मुझे, क्या है कार्बोहाइड्रेट? बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है उस अनुपात को पूरा नहीं कर रहा है, जो कि अनुपात है 1:2:1, पूरा नहीं कर रहा है, तो ये कार्बोहाइड्रेट तो हो नहीं सकता। हाँ, यहाँ पे मैं लिखता C3H6O3, तब ये कार्बोहाइड्रेट होता, क्योंकि ये अनुपात को अब पूरा कर रहा है, क्योंकि इसका जस्ट डबल होना चाहिए ना, बीच वाला जो है, याद रखना है ना। तो आई होप कि आप तो बड़े प्यारे बच्चे हो, आपको समझ में आराम से आ रहा होगा। तो याद रखना, मोनोसेक्राइड के अंतर्गत थोड़ा सा, है ना, कोशिश करना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज आपको याद होनी चाहिए। ओलिगो, माल्टोज, सुक्रोज, माल्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है। ये भैया सुक्रोज जो देख रहे हैं ना, वही है जो आपके घर में रखा हुआ है डब्बा में भैया, है ना, चीनी। वो क्या होता है, वो सुक्रोज ही है, समझ में आ रहा है। और लैक्टोज, जो सुबह सुबह अंकल को कौन आता है, क्या बोलते हैं, काका, दूध वाले, ठीक, वो चिल्लाने आता है, तो दूध में होता है भैया लैक्टोज। सही बात है। तो ओलिगो में आपको याद रहेगा, घर का चीनी जोड़ लेना, अरे ओलिगो बोलना कल से, ठीक। लैक्टोज को ओलिगो सहित आया है बोलना। माल्टोज, पॉलीसेक्राइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, सेल्यूलोज, हिपेरिन याद रखना है। आपका जो स्टार्च है ना, इसको प्लांट, मैं आगे बताता हूँ यार, है ना, बस इतना पहले इसको देखो, फिर आगे क्वेश्चन आएगा, मैं बताऊँगा, यही एक्सप्लेन करूँगा, ज़्यादा हो जाएगा। स्टार्च जो है प्लांट में स्टोर होता है भैया। ग्लाइकोजन, इसे पशुजनित कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है ना, हमारे शरीर अंदर होता है, हम लोग पशु हैं, अरे एनिमल, ठीक। तो बुद्धि है जिससे अलग होते हैं हम लोग, है ना। तो देखना, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार में हो गया। अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो, प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला मोनोसेक्राइड कौन सा है? हालांकि वहाँ मैं नहीं बताया, यहाँ आपको अब बताता हूँ। अब उसकी स्पेसिफिक बनेंगे ना, तो क्या राइबोज है, फ्रक्टोज है, ग्लैक्टोज है, डी ग्लूकोज आपको याद रखना है। तो ये जो डी ग्लूकोज है ना, याद रखना, ये मोनोसेक्राइड होता है। यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ लेना, जो मोनोसेक्राइड यहाँ पे देख रहे हैं ग्लूकोज, डी ग्लूकोज को स्पेशली लिख लेना। ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला मोनोसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड है कहा है मैंने, प्रकृति मोनोसेक्राइड कहा है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और क्या होती है मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट में चलो, बिल्कुल सही बात है, सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा? आपके घर की शर्करा? अरे नहीं भाई, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ग्लैक्टोज है, राइबोज है, कौन सा मुझे बताएंगे, ठीक। तो इसका सही आंसर फ्रक्टोज हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, मैं आपको सुक्रोज कहा है ना, अगर मैंने फ्रक्टोज कहा होगा आपकी घर की शक्कर को, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। मुझे अभी याद आ रहा है कि मैंने उसको फ्रक्टोज तो नहीं कहा, तो वो सुक्रोज, क्या है, सुक्रोज है ना, सुक्रोज कहा होगा ऐसा मुझे लग रहा है। ये तो फ्रक्टोज सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक। ये सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है। अब मुझे बताएं, 2 चीज़ तो मैंने, 3 चीज़ तो आपको बता दिया था। ग्लूकोज आप याद करो, यहाँ फिर से जाऊँ क्या? एक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, ये शुरू में देख रहे हैं मोनोसेक्राइड में, ठीक है। इसमें एक बार ध्यान देना, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अरे यार स्लाइड्स कहाँ जा रहे हैं ये, ठीक। इसके मैंने सूत्र आपको बता दिए थे। अब जो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज है ना, इसका सूत्र तो नहीं, मैं लास्ट में बताऊँगा, लेकिन ये कहाँ पाए जाते हैं इसको एक चीज़ ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोज बोले ना आपको, राइबोज,
तो राइबोज आरएनए में पाया जाता है। जब हम लोग मैं पढ़ाऊँगा इसको तो उसमें और बताऊँगा आरएनए होता क्या है। और जो डीऑक्सी राइबोज है ये डीएनए में पाया जाता है। और याद रखना ये जो है पेंटोज होते हैं। पेंटोज क्या होते हैं? पेंटोज होते हैं। अब पेंटोज का फार्मूला क्या होगा? पेंटा मतलब 5 समझते हो, तो अब फार्मूला होगा C5। अब बताओ एच में मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 10 लिखूंगा क्योंकि हमें रेशियो है ना वो करना है, उसको कवर करना है। अब ओ क्या लिखूंगा? फिर से 5 लिखूंगा क्योंकि 1:2:1 में होना है। सही बात है। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लेक्टोज को छोड़ के राइबोज और आपके डीऑक्सी राइबोज जो कि मैंने सूत्र बताया उसका सूत्र क्या हो जाएगा? C5H10O5। कोई भी दिक्कत? ठीक है, तो याद रखना ये होता है आपके राइबोज और डीऑक्सी राइबोज के लिए। हाँ, ये जो सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट फ्रक्टोज, अब बिंदास घन में मार के आओ ठीक है ऑप्शन को। तो ये होता है भाई, आपको समझना है। ठीक बात है जी। नेक्स्ट चलो, कोई भी डाउट हो आप कमेंट करो, मैं एबल रहता हूँ यार, आपके लिए हमेशा डेडिकेटेड हूँ। C6H12O6 फार्मूला है भाई, बताएंगे। ग्लूकोज मार दोगे ना जल्दी में, याद रखना नहीं, ये तीनों का है स्ट्रक्चर अलग होते हैं, मैंने कहा है याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है। C6H12 है ना O6 फार्मूला है। अच्छा इसको बता दिया था, इसको इसलिए मैंने लाया क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिखा है C5H10O5, इसको मैंने अभी समझाते हुए आपको बताया। ये राइबोज और डीऑक्सी राइबोज का। फिर कह रहा हूँ राइबोज कहाँ पे होता है? आरएनए। अरे आर से पकड़ लो ना, यहाँ से आरएनए में होता है, ऐसे कर लेना। अब क्या होता है बोलोगे तो सब कुछ यहाँ बताऊँ, थोड़ा दिक्कत है। डीऑक्सी राइबोज डीएनए में होता है, वो काम नाम भी छुपा है डी। ठीक, घरेलू शक्कर का उदाहरण है। मुझे अभी अभी मैंने आपको बताया था कि है ना घरेलू शक्कर सुक्रोज को कहा जाता है। अब सुक्रोज क्या आपके मोनोसेक्राइड में आता है, पॉलीसेक्राइड में आता है या फिर ओलिगो में आता है? अरे आपको मैंने अभी अभी यहाँ पे बताया था, देखेंगे तो कहाँ गया? ये देखो ओलिगो में आ रहा है। ठीक है, तो सेकंड नंबर में देखो ना सुक्रोज ओलिगो में, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो इसका आंसर आप इजीली दे सकते हो। ठीक, क्या हो जाएगा? ओलिगो। ओलिगो में होता है। यहाँ पे दो चीज़ बताना चाहूँगा। एक तो भैया 2 से 10 से बनता है, आपको पता है। माल्टोज होता है, आपको पता है। माल्टोज ना उबले चावल में पाया जाता है, चावल के पानी में। चावल की जो पानी होता है ना, इसको मांड कहा जाता है। मांड अलग अलग है, याद रखना। इसको देखो कंफ्यूज हो जाओगे, बस इतना याद रखना, उबले हुए चावल के पानी जो हम होता है ना, वहाँ पे माल्टोज पाया जाता है। तो क्या बोलोगे? पसिया रे, पसिया भाई, पसिया भाई, क्या बोलोगे इसको? हाँ, मम्मी ओलिगो पसा रही है, ओलिगो से राइट। ठीक, ये हो गया। सुक्रोज मैंने कहा ये भी ओलिगो वो है, घर में जो आपकी शक्कर होती है, उसको टेबल शुगर भी कहा जाता है। अरे टेबल में रखा हुआ, ऐसे इसको समझ लो। ठीक, टेबल शुगर कहा जाता है, हाउस होल्ड शुगर, घरेलू शक्कर कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना वो ओलिगोसेक्राइड होता है, सुक्रोज होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। लैक्टोज क्या होता है? दूध में पाया जाता है, वो भी आपके ओलिगोसेक्राइड। तो यहाँ पे मैं तीनों चीज़ लिख दूँ क्या? माल्टोज, सुक्रोज, ठीक है, और है ना एल है आपका, तो MSL कर लेना। ठीक है, अरे MSN.com हमने पढ़ा था, सर्च इंजन पता है क्या आपको? तो MSL कर लेना, तो भाई हो जाएगा इसका ओलिगो, है ना। नेक्स्ट में चलो, नेक्स्ट है प्लांट कार्बोहाइड्रेट के रूप में जाना जाता है। इसको आप स्टार मार लो, स्टार्च को कहा जाता है प्लांट कार्बोहाइड्रेट। क्यों कहा जाता है एक्चुअल में? अच्छे सेल्यूलेज है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ याद रखना, एक चीज़, ठीक है, एक चीज़ बस, ये स्टार्च नहीं है, है ना। एक चीज़ याद रखना, मेरे को वो याद आ गया था ना भाई, मतलब संग्रहित कहाँ पे होता है? तो स्टार्च में होता है, हम लोग का ग्लाइकोजन में होता है, वो याद आ गया था। तो याद रखना प्लांट कार्बोहाइड्रेट के रूप में सेल्यूलेज को जानते हैं, सेल्यूलोज को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? एक बार जस्ट एक बार सोचने की कोशिश करना। ये आपका जो कोशिका है ना, इसके जो साइड में वॉल देख रहे हो, इसको क्या कहेंगे? कोशिका वॉल कहते हैं हम लोग। जो ये कोशिका वॉल है ना, सेल्यूलोज की बनी होती है प्लांट में। ठीक है, किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। तो याद रखना इसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, इसे प्लांट का कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं, यहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा। स्टार्च को आपको याद रखना है, प्लांट में याद रखना संग्रहित कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होता है, इसमें होता है। और जियो में जो होता है ना, ग्लाइकोजन होता है। इसको याद रख लोगे क्या? क्वेश्चन बनाए कि नहीं बनाए मुझे याद नहीं आ रहा है। तो स्टार्च क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट संग्रहित वाला मैं बोल रहा हूँ पौधों में, लेकिन पौधों का कार्बोहाइड्रेट मतलब प्लांट कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? सेल्यूलोज को कहा जाता है। अरे सेल्यूलोज को प्लांट कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, और पौधों में जो संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च होता है। जैसे गेहूँ देखते हो, चावल, आलू, ये सब चीज़ में होता है। दोनों में डिफरेंस कर पाओगे? ठीक है, तो याद रखना, इसको आप याद रखना है ना। मैं नेक्स्ट चलता हूँ। प्लांट कार्बोहाइड्रेट के रूप में जाना जाता है स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है। सेल्यूलोज होता है, लेकिन सेल्यूलोज के बारे में आपको 2-3 चीज़ याद रखना है, ये बहुत आपको पूछे जाते हैं। किसके बारे में कहा मैंने? सेल्यूलोज के बारे में।
ये ना प्रकृति में सबसे अधिक पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। एक चीज़ और याद रखना, मैंने कहा मोनोसेक्राइड वाला में अलग कहा है, तो ध्यान से सुनना भाई, है ना, एक एक चीज़ को। मेरे को भी डर लग गया है कि आप लोग कन्फ्यूज तो नहीं हो जाओगे। तो मोनोसेक्राइड प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाने वाला अलग कहा है, मैंने कहा प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाने वाला सेल्यूलोज है, ये भी मैं कह रहा हूँ। और प्लांट कार्बोहाइड्रेट के रूप में भी हम लोग सेल्यूलोज को जानते हैं, और इसके उपयोग में है पेपर बनाने में किया जाता है ना, जो आपके है ना कागज़ वागज़ बनाने में किया जाता है, मिरर के पीछे जो पॉलिश है ना इसके लिए भी किया जाता है, कपड़े निर्माण में भी किया जाता है। अब अलग अलग का भी किया जाता है, लेकिन इनका मैं यूज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाता है। एक बार क्वेश्चन आया था भाई कि लंबे समय तक कागज़ को रखते हैं, फिर उसमें भूरा रंग पीला वीला थोड़ा देखते हो ना, आपके घर में पेपर आता हो, वो किसके कारण होता है? क्योंकि वो सेल्यूलोज की बनी होती है, ऑक्सीजन के साथ फिर वो क्या बोल सकते हो उसको, ऑक्सीडेशन आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, लंबे समय तक रखने के बाद ऑक्सीडेशन की क्रिया से वो चीज़ होती है। तो ठीक बात है, ये चीज़ आपको ध्यान में रहेगा, तो इसको आपको भूलना नहीं है ना। मैं कुछ कुछ बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन नहीं है, याद रखना। प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट, अच्छा इसको मैंने क्वेश्चन बनाया है भाई, तो ये भी सेल्यूलोज हो जाएगा, चलो, है ना, पीडीएफ देने के चक्कर में बना रहा हूँ। नेक्स्ट है सत्य कथन की पहचान करो। यहाँ से मिलेगी यार आपको कुछ कुछ चीज़ें, जैसे पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होता है, ये इसको भी मैंने आपको बता दिया क्या, बिल्कुल सही। मानव द्वारा सबसे अधिक उपभोग किए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट, अब बताओ हम लोग क्या खाएंगे भाई? पौधे में ये सब चीज़ स्टार्च जो है, संग्रहित कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है, जैसे कि चावल, जैसे कि गेहूँ, जैसे कि आलू। अब इंसान खाएगा भाई इसको, तो सबसे ज़्यादा उपभोग किसका कर रहा है? इंसान, अरे स्टार्च का ही तो कर रहा है, तो इसको भी है, कॉमन सेंस वाली बात याद रखना, ये भी सही है। सेल्यूलोज पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट होता है, मुझे बताओ पॉलीसेक्राइड होता है कि ओलिगो होता है कि आपका मोनो होता है? ध्यान देना, तो मैंने आपको MSL याद कराया था, याद रखो, ओलिगो के लिए, लेकिन सेल्यूलोज को किया था क्या? नहीं, याद रखना ये एक पॉलीसेक्राइड होता है ना, पॉलीसेक्राइड होता है, मोनो नहीं होता, ओलिगो नहीं होता, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा एक बार दिखाऊं क्या? अरे इसको बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ, वहाँ से आता है क्वेश्चन, ठीक है, एक बार दिखाऊं स्लाइड पे, चलो ये देखो, मिल गया स्टार्च, ठीक, तो स्टार्च मिल गया, सेल्यूलोज मिल गया, हिपेरिन, काइटिन, ग्लाइकोजन, सबके बारे में मैं बात करूँगा एक एक करके, याद रखना ये पॉलीसेक्राइड, ठीक है। अरे बोलो यस, बोलो यस। नेक्स्ट चलो, मैं अगला है कवकों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? अब देखो एक एक करके ले जा रहा हूँ, मैं सेल्यूलोज के बारे में आपको बताया, ये पढ़ाया जैसे हो जा रहा है ना, अच्छे से ध्यान देना। फिर मैंने अभी अब स्टार्च के बारे में आपको बताया, ठीक बात है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ, नहीं तो इसका आंसर ही जान लोगे आप। कवकों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है बताएंगे? सेल्यूलोज तो पढ़ लिया सर, आप तो ऐसे ही पढ़ा रहे हो, तो हो नहीं सकता है, तो हेपेरिन और है ना, हिपेरिन और अभी काइटिन में हो सकता है, हिपेरिन है ना, ये गलत मिस टाइप हो, तो काइटिन आपको याद रखना है, एक कवकों में पाया जाता है। क्या? काइटिन। आपने एक कीड़ा भी सुना है, एक चीज़ याद रखना, ठीक, आपने कई बार सुना होगा कीड़ों में जो है उसकी ऊपरी सतह जो है ना, काइटिन की बनी होती है। ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया होगा। और ये दूसरा है, प्रकृति में पाया जाने वाला दूसरा है, याद रखना, जो काइटिन है ये कार्बोहाइड्रेट है। और जो कवक होता है, अरे फंगस, ठीक, इसके जो सेल वॉल होता है ये काइटिन की बनी होती है। अब मुझे कमेंट करके बताना, मशरूम है, ठीक है, मशरूम ये क्या होता है? एक प्रकार का कवक ही है, आपको याद रखना है, तो इस क्या कमेंट करोगे? कवक ही है, ठीक है, तो याद रखना है ये काइटिन से संबंधित है। कवक, फंगस, फिर कह रहा हूँ, इसकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट में चलो, अगला है एंटीकोगुलेंट, ये ना पढ़ने में मेरे को थोड़ा, एंटीकोआगुलेंट, ठीक है, या फिर इसको मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ। एक चीज़ बताना, आपका जो ब्लड निकलता है, ये आप ही हो ठीक है, आपका जो ब्लड निकलता है कहीं पे कट गया, उसके बाद जो क्लॉट होता है, मतलब वो जम जाता है ना ब्लड, उसके लिए उत्तरदायी कौन होता है? के होता है भैया, विटामिन के, ठीक है। इसके कारण जो है हमें वो क्लॉटिंग बनता दिखाई देता है, जो कि बाहर ब्लड को निकलने नहीं देता, वहाँ पे वो क्लॉट बनाता है, ठीक बात है। बताओ आपकी जो नसों में बह रही है ब्लड, वो जम जाए तो क्या होगा? अरे निकल लेंगे सर ऊपर, कैसे बात करते हो? तो वो जमने नहीं देता, वो हिपेरिन है। कौन सा? हिपेरिन, इसको आपको ध्यान रखना, इसलिए इसे एंटीकोआगुलेंट कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना, हिपेरिन है, नसों में है, ब्लड में है हमारे, ठीक है, इसलिए जो है वो जमता नहीं है, इसे हिपेरिन हम लोग कहेंगे, ठीक बात है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा उसको ध्यान रखना, ग्लाइकोजन, उसके लिए मैं क्वेश्चन बनाने वाला था लेकिन नहीं बना पाया हूँ, ठीक है, यहाँ से देख लेना, इसको मैं समझा देता हूँ। सबसे मीठा कृत्रिम है ना, एक चीज़ याद रखना, सबसे मीठा कृत्रिम आपको कार्बोहाइड्रेट बोले तो सेक्रिन है भाई, आपको ध्यान रखना है। एंटीकोगुलेंट मैंने अभी आपको बताया, हिपेरिन। और इस जो सबसे मीठा कृत्रिम कार्बोहाइड्रेट मैं बोल रहा हूँ ना, इसको भी ध्यान रखना, ये शुगर फ्री की मैं बात करूँ, जो ऐसे शुगर फ्री है ना कार्बोहाइड्रेट जो सबसे मीठा है, आपको बोले क्या बोलोगे? सेक्रिन है। एंटीकोगुलेंट अभी मैंने समझाया, हिपेरिन है। मशरूम
अरे काइटिन मशरूम कवक है, इसको भी बताया था। पशुजनित कार्बोहाइड्रेट, इसको भी मैंने बताया, आपको ध्यान में होगा, ये भी सही है। तो चारों सही है। पशुजनित कार्बोहाइड्रेट मतलब भाई स्टार्च के रूप में तो पौधे में जमा हो रहा है, और हमारे शरीर में क्या जमा हो रहा है, ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो रहा है। ठीक, तो ये सभी सही है। तो इसका सही आंसर सभी सुमिलित है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट में चलता हूँ। अब हम लोग वसा की बात कर लेते हैं कि बहुत हो गया कार्बोहाइड्रेट, है ना, वसा की बात कर लेते हैं। चार, अच्छा उसमें एक चीज़ और है यार, जैसे कि पेंटोज है, ट्राइवोज है। जैसे कि ट्राइवोज है, आपको बोले ट्राइवोज, ट्राइवोज का मुझे सूत्र बताओ, ऐसे बोले। अब जनरली देखना ओज वाला ना कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है, ट्राइवोज का सूत्र क्या होगा बताओ। ट्राई मतलब 3 होता है, और मुझे रेशियो मेंटेन करना है 1:2:1 का। क्या लिखोगे, सी, और हमें पता है CH2O तो रहना है, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है इसके लिए, तो सी के लिए मैं 3 करूँगा, और एच के लिए भी 3 करूँगा, तो ये 2 के साथ 6 हो जाएगा। ओ के लिए भी 3 करूँगा, तो ये ट्राइवोज बन जाएगा। तो ऐसे पेंटोज, ट्राइवोज, ये सब चीज़ पूछे तो कर लोगे ना, ठीक। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग वसा पे चलते हैं, कार्बोहाइड्रेट को तमाचा मार के वसा की ओर आगे बढ़े, और वसा में मुझे बताएंगे, पहला क्वेश्चन मैंने रखा है, 1 ग्राम वसा में कितनी आपको एनर्जी मिलती है। इसका भी काम ऊर्जा प्रदान करना है भाई, याद रखना है ना, ठीक। कैसे करता है मैं बताता हूँ। तो इसमें 9 किलो कैलोरी आपको याद रखना है 1 ग्राम वसा में, ठीक। तो 1 GM = 9 की कैल, इसको मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, के कैल, ठीक। तो याद रखना, 1 ग्राम वसा में हमें 9 किलो कैलोरी जो है हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। सर ऊर्जा मिलती है तो कार्बोहाइड्रेट से भी तो मिल रही है, इसका क्या काम है। जब आप भूखे रहते हैं ना, भूखे, एक प्रकार से व्रत कर लो आप उपवास रहते ना, उस दिन जो आपको एनर्जी मिल रही होती है, अरे हाथ पैर तो चलते हैं, एनर्जी तो मिल रही है, वो वसा से मिलती है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं असत्य कथन कर चलता हूँ ताकि वसा के लिए कुछ बताऊँ, पूछे जाते हैं। वसा व्रत के समय ऊर्जा प्रदान करता है, अभी मैंने आपको बताया। यह विटामिन को घुलाने में सहायक होता है, याद रखना, विटामिन को घुलाने में सहायक होता है। वसा की सबसे छोटी इकाई वसी अम्ल होती है। वसा को हम लोग तोड़ेंगे ना, सबसे छोटी इसकी यूनिट होगी ना, उसे वसी अम्ल कहेंगे। जो टूटेगा, किस में टूटेगा, वसी अम्ल में टूटता है भैया, सबसे छोटी इकाई ये होती है। संतृप्त वसा हमारे लिए लाभदायक होता है, ये इसका गलत है, मैं भी बताता हूँ। संतृप्त वसा क्या होता है, असंतृप्त वसा क्या होता है। अब वसा को देखेंगे, दो भागों में बांटेंगे। एक संतृप्त, इसको इंग्लिश में याद कर लो, सैचुरेटेड, और एक अनसैचुरेटेड, जिसे असंतृप्त कहेंगे। सैचुरेटेड मतलब बेड कोलेस्ट्रॉल, मान लो क्या, बेड कोलेस्ट्रॉल, वो बोलते हैं ना कोलेस्ट्रॉल, बेड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ना चाहिए, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना चाहिए। और अनसैचुरेटेड मतलब वो गुड कोलेस्ट्रॉल है। अब बेड कोलेस्ट्रॉल किसे कहेंगे, ठीक है। अब ये भी सवाल उठता है, चलो यहाँ पे मैं बताता हूँ, ठीक। एक है, आपने सुना होगा गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, याद रखना। तो गुड कोलेस्ट्रॉल बोले तो HDL आपको याद रखना। मैं इसको समझाने जाऊँ बहुत लफड़ा होगा, मतलब टाइम हो जाएगा। और HDL इसके लिए आपको याद रखना, ये बेड कोलेस्ट्रॉल है। तो बेड के लिए है ना लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और गुड के लिए हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। इसमें भी आयतन उसका हो जाता है, फिर ये सब चीज़ बहुत कुछ है यहाँ पे। अब थोड़ा उस वे में केमिस्ट्री में चलना पड़ेगा, तो याद रखना, इतना याद रहेगा बस, यही पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है केमिस्ट्री वाले भागों में बताऊंगा। तो संतृप्त वसा हमारे लिए लाभदायक नहीं होती, आपको याद रखना है, ये हमारे लिए नुकसानदायक होती है, क्योंकि संतृप्त वसा का सीधा संबंध बेड कोलेस्ट्रॉल से। बेड मतलब क्या, LDL, ठीक है। जैसे आपका डालडा है, वेज घी है, इसमें जो है बेड कोलेस्ट्रॉल होता है भाई, डालडा याद रखना। और जो आपका घी है ना, प्योर घी है ना, शुद्ध घी जिसे हम बोलते हैं, वो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसमें ज़्यादा आपको दिक्कत है नहीं, ठीक। और एक चीज़ और याद रखना, जो वसा है ना, कहाँ पे जमा होता है भाई, मुझे बताओ तो। ये वसा ऊतक में जमा होता है, किसमें, वसा ऊतक कहाँ होता है, आपको जो स्किन है ना, स्किन देखेंगे उसके जस्ट नीचे, जिसे एडिपोज टिश्यू कहते हैं, वसा ऊतक, एडिपोज टिश्यू, ठीक। याद रहे तो कर लेना भाई। नेक्स्ट में चलता हूँ। अब हम लोग चलते हैं, ओप्सिन क्या है मुझे बताएं। ओप्सिन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, नाखून में, आँखों में, बालों में। ध्यान से सुनना, जो आपकी आँखों में ना, इसमें 2 प्रकार के सेल होते हैं, बड़े ध्यान से सुनना भाई, बहुत काम का है, आराम से सुनो। एक कोन सेल होता है, एक कोन सेल मैंने कहा है, एक रॉड सेल होता है, रॉड सेल, ठीक। एक कोन सेल, एक रॉड सेल होता है। एक कोन सेल ना आपको उजाले में, अभी आप देख रहे हो ना, आपके मोबाइल ये सब चीज़ देख रहे हो, हालांकि मोबाइल में तो वहीं से जलता है, इधर उधर आप देख के देखो, दीवार दिख रहा है, सब चीज़ ये कोन सेल के कारण संभव होता है। इसमें ओप्सिन पाया जाता है। ओप्सिन, जो ओप्सिन होता है ना, ये नियंत्रित करता है इसको, ठीक बात है। और अभी मैं प्रोटीन में आ गया हूँ ना, याद रखना, वसा वाला खत्म हो गया है, मैं प्रोटीन में आ गया हूँ, आपको पता होगा है ना, ओप्सिन सुन रहे हैं तो अब प्रोटीन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक बात है।
और उसके बाद देखेंगे ना, ये रोड सेल होता है। ये अंधेरे में थोड़ा बहुत नहीं दिखता है, थोड़ा बहुत कम लाइट वाइट में दिखता है, टकराते वकराते निकल जाते हैं, बोलता अच्छा ये था। तो याद रखना, अंधेरे में जो देखने का काम करते हैं ना, वो रोड सेल होता है। अब बताओ उल्लू में क्या ज़्यादा सक्रिय होता है? बताओ। अरे रोड सेल के लिए होगा, ठीक है, ये सक्रिय होगा। और इसमें रोडोप्सिन पाया जाता है, इसको एच करके लिखा जाता है, रोडोप्सिन। रोडोप्सिन मैं आगे बताऊंगा इसको, है ठीक है, रोडोप्सिन करके इसमें पाया जाता है। तो उल्लू में पूछा जाता है, उल्लू में सबसे ज़्यादा उनकी आंखों में है ना कौन सा जो वो है वो पाया जाता है, तो रोड सेल है। अगर नियंत्रित करने वाला तो रोडोप्सिन। तो रोडोप्सिन उल्लू में ज़्यादा पाया जाएगा क्या? हाँ जी बिल्कुल पाया जाएगा, क्योंकि रातों में देखता है वो, ठीक है। तो ये आंखों में पाया जाता है, ओप्सिन आपको याद रखना है। उसी प्रकार नाखून और बाल के लिए भी है, ठीक। चलो आगे मैं बीच में बताता हूँ यार एक ही चीज़ में। अब मुझे बताओ कलर ब्लाइंडनेस होने का कारण क्या है? अभी मैंने आपको समझाया कलर ब्लाइंडनेस। एक मिनट रुको भाई, ऐसे बैठ लेता हूँ। कलर ब्लाइंडनेस होने का कारण क्या है बताओ? ऑप्सिन है, रोडोप्सिन है, क्रेटिन है, यही मैं पूरा समझाऊंगा, ठीक। तो आप आई होप कि आपको समझ में आ गया, तो आपने उस उत्तर ऑप्शन किया होगा, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस है ना, सामने जो दिखता है उस चीज़ के लिए ऑप्शन वहाँ पाया जाता है, ठीक। तो ऑप्शन के कारण होता है, ऑप्शन की एक कमी है ये बोलेंगे, याद रखना है ना, जिसमें ऑप्शन नहीं है, ये मत करना कि ऑप्शन है इसलिए पाया जाता है, ठीक। तो ऑप्शन की कमी है, ये चीज़ एक चीज़ याद रखना। तो रोडोप्सिन के लिए क्या हो जाएगा? अरे रतौंधी सुने हो, रतौंधी रोग। हाँ अब बोलोगे सर नहीं है तो विटामिन ए वाला है, रेटिनॉल वाला, कैसे बात कर रहे हो? अरे जो रोडोप्सिन होता है ना, वो रेटिनॉल से ही होता है, याद रखना। तो रेटिनॉल, रेटिनॉल जो पढ़ते हो, विटामिन ए जो पढ़ते हो, वो रोडोप्सिन ही है, याद रखना, ठीक। तो रोडोप्सिन बोले, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसके लिंक अलग अलग है, लेकिन याद रखना रोडोप्सिन बोले विटामिन ए, रेटिनॉल ए बोले, इससे कमी, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। तो ये रात वाला है रोडोप्सिन, अभी तो पढ़ा जी, ठीक। ये चीज़ याद हो गया। क्रिएटिन होता है भैया आपके बालों में, आपके नाखूनों में, यहाँ पे होता है। ये कैसे होता है सर? इसे ना मृत कोशिका को नियंत्रित करने वाला बोलते हैं। ये मृत कोशिका होता है। आपके नाखून को किसी में भी काटूं दर्द होगा? नहीं होगा। बाल को काटो दर्द होगा? तो मृत सेल पाया जाता है उसमें, इसीलिए उसको मृत सेल कहते हैं। तो इसको नियंत्रण करने के लिए केराटिन होता है, ठीक है, याद रहेगा। तो ये तीनों चीज़ मैंने आपको समझा दिया भाई। नेक्स्ट में चलता हूँ। असत्य कथन की पहचान करें। प्रोटीन शरीर की वृद्धि में बच्चों हेतु सबसे आवश्यक है। भाई बच्चों को ज़्यादा है ना ग्रोथ चाहिए, तो सबसे ज़्यादा आवश्यक उनके लिए होता है। तो दो चीज़ पढ़ा, एक वसा पढ़ा, एक कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, दोनों ऊर्जा आपको देते हैं। किस प्रकार से देते हैं मैंने बताया। अब जो प्रोटीन होता है ना, इसको विकास मतलब वृद्धि होता है, इससे शरीर की वृद्धि के लिए होता है, आपके मसल्स बिल्डिंग के लिए होता है। आपको पता है ना, मांसपेशियों का निर्माण होता है, ठीक है, मांसपेशियों का निर्माण होता है। तो प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि बच्चों की ज़्यादा वृद्धि करनी है। हार्मोन, एंजाइम, एंटीबॉडीज ये पूछा जाता है। पिछली बार मैंने क्वेश्चन रखा था पिछले वीडियो में, जाके देखना भाई, है ना, इंट्रोडक्शन वाला है वो, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। पिता कौन है, क्या है, माता कौन है, सब मैंने बताया। इसी भी सही हो जाएगा। नाइट ब्लाइंडनेस रोडोप्सिन के कारण कमी से होता है, इसको भी मैंने अभी आपको बताया, ध्यान रखो। नाइट ब्लाइंड मतलब रतौंधी, ठीक है। तो याद रखना, ये हमारे आंखों में केराटिन पाया जाता है। बताओ इसको तमाचा मारो, इस उसको ऑप्शन को, ये गलत है ना, आपको सत्य पहचानना है, तमाचा मारोगे। अरे केराटिन अभी बताया है संदीप साहब ने, अरे सर ने, ठीक, क्या बताया है कि ये नाखून और बालों में पाया जाता है, याद रहेगा। केराटिन मृत कोशिका, उसको नियंत्रित करने वाला, मृत कोशिका ये नहीं है, उसको नियंत्रित करने वाला, ठीक बात है। नेक्स्ट में चलो, उड़ा के आना है आपको। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई मुझे बताओ। मैंने कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज बताया, मैंने वसा का आपको वसी अम्ल बताया। प्रोटीन का एमिनो एसिड याद रखना, एमिनो एसिड मैंने दोनों तो बता दिया था, है ना, जो कि गलत होंगे। वसी अम्ल के लिए बताओ, वसा, ग्लूकोज के लिए बताओ, कार्बोहाइड्रेट, ये पूछा जाता है। एमिनो एसिड आपको याद रखना है, प्रोटीन। अच्छा मुझे ये बताना, ये चीज़ मैं ना आपको सर्च करवाना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ी सी तकलीफ देना चाह रहा हूँ मैं आपको, है ना, थोड़ा सा याद रखना। प्रोटीन किसकी किसकी बनी होती मुझे बताना, सर्च करो भाई इसको, है ना, मुझे बताएंगे, इसको कमेंट करना। इसको स्पेशली अलग से लिखा है इसलिए मैंने, इसी बहाने सर्च तो करोगे तो प्रोटीन के और कुछ कुछ खुलेंगे, तो उससे आप याद उसको कर पाओगे, देख पाओगे। तो सर्च करो भाई। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है बताएंगे। प्रोटीन की कमी से क्या क्या होता है। एक होता है कवासी और कोर, ये मुझे थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होता है, इसकी हिंदी मुझे मिला नहीं यार, किसी को पता है क्या भेजना। कवासी और कोर, ठीक है। एक कुपोषण होता है, इसको पढ़ने में मेरा थोड़ा वो हो रहा है ना, किसी को पता होगा भैया ऐसे पढ़ते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन, तो बवाल मत मचाना, आपको पता है तो सीधे लिख दो, ठीक। कुपोषण जिसको मेरास्मस कहते हैं, ये होता है प्रोटीन की कमी से। हड्डियों में भंगुरता, कुपोषण तो समझ रहे हो ना, बोलते हैं ना कुपोषित है, ठीक। एक इसमें क्या होता है, बॉडी पतला हो जाता है, जो क्वासी और कोर मैं कह रहा हूँ, इसको प्रोनाउंस फिर कह रहा हूँ, करने नहीं आ रहा है, याद रखना है ना। आपकी हड्डियाँ थोड़ा, है ना, सब पतले हो जाते हैं, पेट बाहर निकल जाता है इसमें। मैं चित्र दिखाता यार, इस बार टाइम नहीं था।
हड्डियों में भंगुरता, ठीक है, मतलब भंगुर हो जाता है ना, ब्रिटलनेस नहीं बोलते हैं, वो टूट जाता है जल्दी, भंगुर हो जाता है जल्दी टूटने वाला, ठीक। तो याद रखना इसको कैचक्सिया कहा जाता है। तो ये सभी जो है सत्य है, इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा, क्योंकि नहीं है, कौन सा नहीं है पूछा है। तो ये तीनों रोग होता है भाई प्रोटीन की कमी से। नेक्स्ट में चलता हूँ, वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। ये तो सबसे पहली बात भैया, विटामिन की कमी हो जाए तो आपको रोग हो जाता है, ये चीज़ आप जानते हो। ये कार्बनिक यौगिक है, इसको भी ध्यान में रखना। पिछले वीडियो में मैंने कमेंट करने कहा था कार्बनिक यौगिक होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग दो तरह से देखते हैं। एक है भैया आपका वसा में घुलनशील कौन कौन से है विटामिन, और एक हम देखते हैं कि जल में घुलनशील कौन कौन से है। तो हम लोग विटामिन की बात करें तो जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील, ये दो चीज़ से देखते हैं। तो वसा में घुलनशील आपको दो तीन चीज़ याद रखना है। एक है विटामिन ए, एक है विटामिन डी, एक है विटामिन ए, एक है विटामिन के। इसको जनरली हर कोई टीचर बताता है कीड़ा के रूप में याद रखना। तो विटामिन के, ई, डी, ये याद आ जाएगा। ये वसा में घुलनशील है, पूछा जाता है। और वहीं पे विटामिन बी, ये वसा में घुलनशील नहीं, ये वाटर में घुलनशील है, जल में है, वाटर सॉल्युबल है। और साथ में आपको विटामिन सी को याद रखना है। तो बताओ सबसे ज़्यादा आपके लिए आवश्यक क्या हो जाएगा, मतलब ज़्यादा लेना क्या चाहिए। वाटर में घुलनशील जो कि निकल जाता है उत्सर्जित हो गए, और जो वसा वाला ही रह जाता है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक बात है, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर होगी। और इसका संश्लेषण भाई, इसको आपको लेना होता है ना, संश्लेषण मतलब निर्माण होता है, बॉडी में नहीं होता, इस चीज़ को आपको लेना होता है विटामिन को, ठीक। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपको, विटामिन ए को और किस नाम से जाना जाता है, बताएंगे मुझे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? बोलेंगे सर ये तो हमें पता है, रेटिनॉल। अच्छा, विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? अच्छा, विटामिन डी को किस नाम से? तो सी को एस्कॉर्बिक एसिड आपको याद रखना है। एस्कॉर्बिक एसिड ए सी के लिए, ठीक है। और डी के लिए कैल्सीफेरॉल, ये जो कैल्सीफेरॉल है ना, ये डी के लिए है। और टोको से आपको याद रखना है, क्या मैं फिर कह रहा हूँ, टोकोफेरॉल, ये विटामिन ई के लिए, ठीक है। तो यहाँ से कुछ चीज़ें आपको और मिल गई होगी, इसको मैं याद कराऊंगा, है ना। मैं सोच रहा हूँ कि अगले सेशन आऊँगा ना, तो कुछ चीज़ें वहाँ कवर कराने वाला हूँ। ये हो गया। नेक्स्ट में चलो, अगला क्वेश्चन है आपका, बायोटिन किस विटामिन का साइंटिफिक नेम है? विटामिन ए मतलब B1 है, ये बी कॉम्प्लेक्स होता है ना, B1 से लेकर B12 आपको पता है। तो बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? 12? नहीं भाई, इसको भी याद रखना है। बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन आपको देखने को मिलता है, जो कि B1 से B12 होता है। बोले सर B1 से B12 बोल रहा हो? अरे कुछ नहीं होता ना भाई, जैसे B4 नहीं होता है, 5 होता है, 6, 7 होता है, 8 नहीं होता है, 9 होता है, 10, 11 नहीं होता है, ठीक। तो याद रखना, आपको B12 तक है, लेकिन टोटल 8 है, ठीक बात है जी। B1 को, विटामिन B1 को थायमिन के नाम से आप जानते होंगे, जिसको थियामिन भी हम लोग कहते हैं कभी कभी। इसको देखेंगे तो राइबोफ्लोवेन, ये सब चीज़ बोला जाता है। 3 को देखेंगे तो नियासिन आप पढ़े होंगे, ठीक है। उसके बाद 5, 6, 7 जाता है, लेकिन विटामिन B7 को बायोटिन कहा जाता है, ये बहुत बार पूछा जाता है। और थायमिन को B1 को, ठीक। इसको ध्यान रखना, इसको मैं कवर कराऊंगा आपको PDF में, इस चीज़ में भेज दूंगा। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? इसको देखते ही तमाचा मारना, रतौंधी रोग। टाइम आपका आधा घंटा हो चुका है यार, है ना, थोड़ा सा है। इसमें सिर्फ एक चीज़ बच जाता है, विटामिन के कुछ रोग मैं आपको बता दूं, जो कि रोग वाले चैप्टर में कवर कर सकता था, लेकिन यही बताऊंगा मैं सोच रहा हूँ। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, अब आपके मिनरल्स बच गए हैं बस। तो इसमें महज 5-6 मिनट का आपका और टॉपिक बचा हुआ है, छोटा सा, पोषण खत्म हो जाएगा। अगला मैं मिलूंगा ना कोशिका के बारे में, याद रखना। कल मैं कोशिका की वीडियो दूंगा, लेकिन इसका एक शर्त है यार, मैं मतलब 2 वीडियो देख चुका हूँ, किसी कोई रुझान दिखा नहीं रहा है, ठीक है। तो याद रखना, अगर आपको रुझान है, आपको इंटरेस्ट है, नहीं सर मुझे बनना है, तो इस लेवल की आप तैयारी कर सकते हो भाई। एक चीज़ पढ़ाएगा वही ना जो सामने वाला पढ़ेगा, ठीक बात है। मिलता हूँ अब कोशिका के साथ, जहाँ पे मिनरल को लास्ट में ऐड करूँगा, जो इस टॉपिक का छोटा सा है। और यहाँ के विटामिन के कुछ रोग कमी से होती है, उसको मैं वहाँ पे ऐड करने वाला हूँ लास्ट में, जब हम लोग कोशिका कल खत्म करेंगे। लेकिन कल वीडियो तब आएगी जब आपका कमेंट आएगा, क्योंकि 2 वीडियो ट्रायल हो चुका है। मिलता हूँ अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखना, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है और मेहनत करना, बहुत अच्छा चांस है, ठीक है। इसके PDF आपको ग्रुप मिल जाएगा, ग्रुप का नाम संदीप स्टडी सेंटर टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, जाके आप डायरेक्ट ऐड हो सकते हैं। वहाँ आप मुझसे बातें भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।